A very good afternoon to all of you. आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में प्रेजेंटेशंस, जैसे कि हमें पता है प्रेजेंटेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज इंटरेस्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए पूनम तैयार है। तो पूनम, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो बेटा। ओके मैम। एक सेकेंड रुकिए, कर लूँ। आराम से। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम साइकोलॉजी में इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की विषय सूची देख लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट में। रुचि का अर्थ, अभिरुचि या रुचि की परिभाषाएं, अभिरुचि के स्रोत, अभिरुचियों का निर्माण कैसे होता है, रुचि या अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि का महत्व, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधियां, बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियों, रुचि के आधार। आगे चलते हम सबसे पहले रुचि के बारे में समझते हैं कि रुचि या जिसको अब हम अभिरुचि भी कहते हैं, वो उसका अर्थ क्या होता है। मैम आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। पूनम एकदम क्लियर है, आप कंटिन्यू करो। यस। रुचि, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। रुचि, जिसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, ये इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण है। इंटरेस्ट की उत्पत्ति, जैसा कि हम जानते हैं, सभी भाषाओं की उत्पत्ति शब्दों की अधिकतर लैटिन या ग्रीक भाषा से होती है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंतर स्थापित करना या फिर महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। किसी भी चीज के प्रति हमें लगाव होना ही इंटरेस्ट होता है। ये हमें किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, किसी भी कार्य से हो सकता है। ये एक निश्चित चीज से नहीं कि हाँ हमें सिर्फ सामान से इंटरेस्ट है या व्यक्ति से इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट किसी से भी, किसी के प्रति भी जागृत हो सकता है। ये हमारी इच्छाओं पे निर्भर करता है, हमारे वातावरण पे निर्भर करता है। रुचि एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह आनंद और संतुष्टि देता है। हमको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, हमको वो चीज करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमको खेलना पसंद है। यदि हम खेलने जाते हैं तो खेलने के बाद हमको क्या, अपने अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति होती है और बहुत खुशी महसूस होती है वो उस कार्य को करने के बाद। और मान लीजिए हमको वो कार्य करना पसंद नहीं है और वो कार्य हमने जबरदस्ती किया, तो वो कार्य करने के बाद हमें खुद से अपनी अन- अनुभूति करने से, आत्मा अनुभूति से हमें खुशी का अनुभव नहीं होता है। यह रुचि की वस्तु के प्रति जिज्ञासा परिणाम है।
मान लीजिए हमें किसी कार्य को करने की बहुत इच्छा है और वो कार्य हमको करने को मिलता है, तो उसमें एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। किसी भी रुचि के कार्य में संलग्न होने के दौरान इच्छा शक्ति की ताकत, ध्यान, एकाग्रता द्वारा विशेष विशेष वस्तु की उपस्थिति में व्यवहार के द्वारा निश्चित परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही वस्तु पे इंटरेस्ट रहता है या वो इंटरेस्ट बदल नहीं सकता है। इंटरेस्ट को बदला भी जा सकता है और बाहर से बाहरी कारक द्वारा भी हमें किसी भी वस्तु में इंटरेस्ट जागृत किया जा सकता है। रुचि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति है। रुचि में हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जरूरी नहीं कि हमें किसी कार्य को सीखने में ही इंटरेस्ट हो। मान लीजिए हमें सिखाने में भी कोई कुछ कार्य हम ज्यादा अच्छा कर पाते हो। कोई व्यक्ति है खुद करता है तो उतना अच्छा नहीं कर पाता है। यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को सिखाता है तो वह कार्य ज्यादा अच्छे से कर पाता है। इसके आगे देखते हैं हम अ, रुचि को की परिभाषा क्या है। BN झा के अनुसार रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है, जो हमारी ध्यान है एकाग्र करने की शक्ति है। यदि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य होता है तो उसे एकाग्र बनाती है, ध्यान को हमारे एकाग्र एवं पूर्ण रूप से विकसित करती है। उसके बाद ड्रेवर के अनुसार अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। इसके बाद और भी बहुत सारे परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार है रुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, उस कार्य के करने के कारण भी हमें रुचि उत्पन्न हो सकती है और हमने किसी क्रिया में भाग लिया, उस क्रिया में कार्य किया, उस क्रिया में भाग लेने के बाद भी हमें उस क्रिया में रुचि उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद मैकडूगल के अनुसार है अभिरुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। फिर इसके बाद हम विंघम की परिभाषा देखते हैं। अभिरुचि यह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी अनुभव में दत्चित होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। अभिरुचि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम हमेशा जारी रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम उस हमारी जॉब भी लग जाती है तो इंटरेस्ट की वजह से हम पूरी जिंदगी पढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए हमने सिलेबस की बुक बंद कर दी तो वो हमें रुचि है पढ़ने में तो हम कोई और बुक पढ़ेंगे, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि एक उद्देश्य प्राप्ति के बाद वो रुचि हमारी बंद हो जाए या उस रुचि में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए। रुचि पूरी जीवन भी चलती है। इसके बाद रॉस के अनुसार हम देखते हैं डेफिनेशन, जो वस्तु हमसे संबंधित होती है अथवा प्रयोजन रखती है हमारी रुचि उसी में होती है। मान लीजिए कोई वस्तु हमसे संबंधित ही नहीं है, हमसे उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, हम उस बारे में जानते ही नहीं है, तो हमें उस विषय में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है, कभी उसको चलाया ही नहीं है, तो उसको उस विषय में रुचि नहीं उत्पन्न हो सकती क्योंकि वह उस विषय में जानता ही नहीं है। मान लीजिए उसने जाना, 2-3 बार उसने कंप्यूटर चलाया, फिर उसको अच्छा लगा, तब तो उसको उस विषय में रुचि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उससे पहले यदि हम कहें उस बारे में जानता ही नहीं है बालक और उस विषय में रुचि उत्पन्न होना मुश्किल होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अभिरुचि के स्रोत। अभिरुचि कहाँ से नंबर 1 है अभिरुचि के प्राकृतिक स्रोत और अभिरुचि के अर्जित स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में हमें
मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जीवन स्टार्टिंग से ही किसी विषय में इंटरेस्ट होता है, और उसे कुछ आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा या अपने पारिवारिक वातावरण के कारण जो उसे रुचि होती है, उसे हम प्राकृतिक अभिरुचि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जन्म से किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है किसी से बातें करना और किसी से मिलना, तो ये जो रुचि हुई उसको उसकी सामाजिक होने की, वो रुचि उसकी प्राकृतिक स्रोत में आ जाएगी कि ये रुचि उसे जन्म से थी। उसको किसी की वजह से या किसी आदत की वजह से या किसी के देखने की वजह से ये रुचि उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि ये रुचि उसको जन्म के साथ थी। इस पे आनुवांशिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, प्राकृतिक अभिरुचि पे। इसका विकास धीरे-धीरे ज़्यादा भी हो जाता है। मान लीजिए पहले उस बच्चे को बातें करना पसंद है, फिर उसके बाद वो जैसे डेवलप होता है तो वो रुचियाँ बढ़ भी सकती हैं। उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले जिस बच्चे को जो पसंद था, रुचि थी, तो वो प्राकृतिक रुचि बदलेगी नहीं, वो बदल सकती है। उसके बाद दूसरा है अर्जित स्रोत। मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में घर वालों के दबाव की वजह से हमने पढ़ना प्रारंभ किया। बाद में वो हमारी रुचि बन जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? अर्जित रुचि कहलाएगी। हमें किसी भी कार्य में अ, कहीं बाहर जाना पसंद नहीं है, फिर हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं 2-3 बार, तो वो उसको पसंद आने लगता है। तो ये अर्जित रुचि के अंतर्गत आएँगी। अर्जित रुचि का कारण अर्जित संस्कार भी होते हैं। आंतरिक भावनाओं से जो अभिरुचियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अर्जित अभिरुचियाँ कहलाती हैं। अर्जित संस्कार के अंतर्गत आदतें, स्थायी भाव, झुकाव और स्वभाव, मानसिक विकास के साथ-साथ व्यक्ति की आदतों, स्थायी भावों तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी अभिरुचियों का निर्माण होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हृदय में स्वदेश प्रेम की भावना है, और ये देश प्रेम की भावना कब जागृत हुई? जब हमने बताया ये हमारा भारत देश है और यहाँ हम रहते हैं, तो इससे उसके अंतर्गत देश प्रेम की भावना का विकास हुआ, और फिर उसके बाद वह ऐसा नहीं है कि अर्जित अभिरुचि एक ही होती है, अर्जित अभिरुचियाँ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को पढ़ना पसंद है, तो ऐसा नहीं कि उसको खेलना पसंद नहीं हो सकता है। उसको खेलना भी पसंद हो सकता है, और मान लीजिए किसी को घर के कार्य करने पसंद हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं होता है कि उसको दूसरा कार्य करना पसंद नहीं है या वह पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। इसलिए ये अर्जित अभिरुचि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अभिरुचि के प्रकार। नंबर 1 जन्मजात अभिरुचि, नंबर 2 अर्जित अभिरुचि। जैसा कि अभी हमने बताया स्रोत में, मूल प्रवृत्ति जन्य अभिरुचि को जन्मजात अभिरुचि कहते हैं, जैसे खाने-पीने की अभिरुचि, बच्चों की खेलने की अभिरुचि आदि। और अर्जित अभिरुचि में जैसे हम उनको संस्कार देते हैं, आदत, स्थायी भाव, स्वभाव, ये सारी चीज़ें अर्जित अभिरुचि के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभिरुचि के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग-अलग प्रकार से बाँटा है। अभी इन 2 प्रकार से अभी हमने पढ़ा। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने अभिरुचि के प्रकारों को ज्ञात करने के लिए अनेक प्रकार के अध्ययन किए। इसमें गिलफोर्ड ने अपने सहयोगियों के साथ 33 अध्ययन अभिरुचियों के बारे में बताते हैं। वास्तव में विभिन्न प्रकार की अभिरुचियाँ मानव जीवन में विकसित होती हैं, क्योंकि ये अर्जित की जा सकती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, अर्जित अभिरुचियाँ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये अभिरुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं, आयु के अनुसार बदलती हैं और वातावरण के अनुसार भी बदलती हैं। व्यक्ति की पर्यावरण कैसा है, उसका पालन-पोषण किस स्थान पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, इस अनुसार भी व्यक्ति की अभिरुचियाँ बदलती हैं। व्यक्ति की अभिरुचियों में मान लीजिए पहले वो बहुत छोटे एरिये में रह रहा है, तो उसको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, और फिर उसका वातावरण बदला और वो जॉइंट फैमिली में रहने लगा, तो उसकी रुचियाँ बदलती रहती हैं। और मान लीजिए छोटी एज में उसको
खेलना पसंद है, वो बड़ा हुआ, उसको और भी चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। पहले तो वो 1-2 खेल खेलता था, बाद में उसको फुटबॉल, वॉलीबॉल ज़्यादा खेल खेलने लगा। वो ड्राइंग करने लगा, पेंटिंग्स करने लगा, तो उसकी अभिरुचियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अभिरुचियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद अभिरुचियों को अन्य वैज्ञानिक ने 3 प्रकार से बाँटा है। व्यक्त अभिरुचि, अभिव्यक्त व्यक्त अभिरुचि के अंतर्गत जो अभिरुचि व्यक्त अभिरुचि के अंतर्गत जो अभिरुचि व्यक्ति अपने व्यवहारों से व्यक्त करता है, उसे व्यक्ति अभिरुचि कहते हैं। व्यक्ति शब्दों या गाथा के रूप में अपनी अभिरुचि का व्याख्यान नहीं करता है, किंतु उसके कार्य करने से ये वो कैसे कार्य कर रहा है, उसको किस कार्य में रुचि है, वो कौन-सा कार्य ज़्यादा जल्दी कर लेता है और कौन-सा कार्य करने में वो ज़्यादा खुश होता है। इस प्रकार से हम व्यक्ति को देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी रुचि किस क्षेत्र में है। मान लीजिए कोई बच्चा 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई करता है, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, उसकी रुचि पढ़ने में होगी। यदि कोई बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है और बहुत टाइम वो फुटबॉल खेलने में देता है, तो हम उसको देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, उसकी रुचि फुटबॉल खेलने में है। उसके बाद अभिव्यक्तात्मक रुचि है। व्यक्ति जब स्वयं अभिरुचियों को अभिव्यक्त करता है, तो उसे अभिव्यक्तात्मक रुचि कहते हैं। व्यक्त अभिरुचि में वो व्यक्ति स्वयं किसी रुचि को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसमें देखकर हम अनुभव करते हैं कि ये उसकी किस विषय में रुचि है और उसके जो ये अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी रुचियों को व्यक्त करता है और स्वयं बताता है कि हमें कैसी पसंद है, कैसी रुचि पसंद है, हमें क्या करना पसंद है। साक्षात्कार के माध्यम से हम जान सकते हैं कि उसको किस विषय में रुचि है, प्रश्नावली के माध्यम से भी वह बता सकता है। उसके बाद तीसरी है परीक्षणिक विधि। परीक्षणिक विधि अभिरुचि में व्यक्ति की अभिरुचियों को ज्ञान करने के लिए हम एक अभिरुचि प्रपत्र या प्रश्न पत्र के माध्यम से जान सकते हैं कि उसे किस विषय में अभिरुचि है। चूँकि अधिकांश अभिरुचि परीक्षण अभिरुचि प्रपत्र के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए इस प्रारूप को प्रपत्र अभिरुचि भी कहा जाता है। इस प्रकार की अभिरुचि परीक्षण हेतु प्रमाणीकृत होती है, जिसे हम नाप सकते हैं। वैसे तो हम अभिरुचियों को नहीं नाप सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम अभिरुचियों को नाप सकते हैं। इसके बाद एक अन्य आधार पर परीक्षणों के आधार पर 2 प्रकार से अभिरुचियों को बाँटा गया है, शैक्षिक अभिरुचि और व्यावसायिक अभिरुचि। शैक्षिक अभिरुचि, मान लीजिए किसी को शिक्षा ग्रहण करने में ज़्यादा पसंद है, शैक्षिक निष्पत्ति में श्रेष्ठता है, वह पुस्तकों को पढ़ने में ज़्यादा पर्याप्त समय देता है। जैसे कि विभिन्न स्तर पर बालक को विषय का चयन करना होता है। किसी विशेष की जो अभिरुचि निहित होती है, उसे शैक्षिक अभिरुचि कहते हैं। पूनम, बेटा आपका इंटरकनेक्टिविटी थोड़ा सा चेक करो, उसमें मुझे लगा थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ। आपकी आवाज मैम हमारी नहीं है, किसी और का माइक ऑन है। सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। हाँ, पुनः कंटिन्यू करो। शैक्षिक अभिरुचि में जैसा कि हम बता रहे थे कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने में, पुस्तकें पढ़ने में, ये सारी चीज़ें अभी ज़्यादा होती है। दूसरा व्यावसायिक अभिरुचि, मान लीजिए किसी भी बालक को शिक्षा तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसको व्यवसाय में भी उतनी ही ज़्यादा रुचि है, जितना कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में रुचि है। मान लीजिए एक बालक है, उस अनेक क्षेत्रों से बिलॉन्ग करते हैं, किसी को कृषि क्षेत्र में रुचि हो सकती है, तो उसको भी
मान लीजिए किसी को कृषि क्षेत्र में या किसी कार्य को उत्पादन करने में जो रुचि है और धन कमाने में रुचि है, वो सारी रुचियों को व्यवसायिक रुचियों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे किसी को वकालत करना पसंद है, ये भी हमारी व्यवसायिक अभिरुचि के अंतर्गत आ जाएगी। अध्ययन करना, पढ़ाना, ये सारी अभिरुचियां व्यवसायिक अभिरुचि के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि शिक्षक अभिरुचि बहुत ज्यादा पढ़ाई में और व्यवसायिक अभिरुचि धन के प्रति धनोपार्जन करने में होती है। इसके बाद क्लियर आ गई या अभी भी डिस्टर्ब है? आवाज क्लियर है या डिस्टर्बेंस है अभी भी? हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। पूनम, एक बार आप थोड़ा सा अपना इंटरनेट को देखो, इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बोला था। एक बार चेक करो थोड़ा सा, एक बार कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट करो आप उसको। सही है, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, अब ऑडिबल है, एकदम क्लियरली ऑडिबल है आपकी आवाज। कंटिन्यू करो आप। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, लेकिन उसको ऑफ करो। आगे हम देखते हैं अभिरुचि का निर्माण कैसे किया जा सकता है। अभिरुचि का निर्माण नंबर 1 है व्यक्ति की मानसिक संरचना, दशा और स्थिति पर। व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी, वैसे ही अभिरुचि का निर्माण होता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पूनम मैम, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है या नहीं आ रही? पूनम, आप ऑडिबल हो पर क्लियर नहीं है आपकी आवाज। नहीं, ऊपर जाकर शुरू करते हैं। आ रही है? हाँ पूनम, आप स्टार्ट करो। हम देखते हैं का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें अभिरुचि के निर्माण करने के लिए ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की मानसिक संरचना, दशा व स्थिति कैसी है। बच्चे की मानसिक स्थिति होगी, जैसी दशा होगी, और वह जिस स्थान पर रह रहा होगा उसकी अभिरुचि का निर्माण वैसा ही होगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में रह रहा है तो व्यक्ति प्रसन्न और अभिरुचि को ज्यादा प्रसन्न रहेगा और वह अच्छे वातावरण में अच्छे मस्तिष्क का निर्माण कर पाएगा, उसका मस्तिष्क अच्छा विकास कर पाएगा। उसकी अभिरुचि, मान लीजिए उसको खेलने का बैकग्राउंड मिल रहा है तो उसको अभिरुचि खेलने में भी बढ़ेगी। पढ़ने का अच्छा वातावरण मिल रहा है तो उसे उसकी अभिरुचि पढ़ने की तरफ भी होगी। दूसरा, परिस्थितियाँ व्यक्ति की अभिरुचियों का
निर्माण उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है। व्यक्ति में अपने अपने व्यवसाय और शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों के अनुसार अभिरुचियों का विकास होता है। जैसे किसी के घर में बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो बालक का जो दिमाग है, जो सोच है, जो उसकी रुचि है, वो उस साइड ज़्यादा डेवलप होगी, उसको उस चीज़ में लगाव होगा। मान लीजिए किसी के घर में एजुकेशन का माहौल है, तो उसको उस चीज़ में पढ़ाई के लिए बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद हम आते हैं अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक में। कौन-कौन से कारक रुचि को या हमारी रुचि के निर्माण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है परिवार की आर्थिक दशा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा परिवार की आर्थिक दशा खराब है और वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वह बालक को अच्छी शिक्षा दे सकें, तो बालक का कहीं न कहीं विकास या रुचि प्रभावित होती हैं। बालक को जब उस चीज़ की जानकारी ही नहीं होगी, उसको पढ़ने की बहुत इच्छा है तो और उसे स्कूल ही नहीं जाने दिया जाएगा, तो उसको उस विषय में रुचि उत्पन्न नहीं की जा सकेगी। वह ना पढ़ पाएगा, मान लीजिए उसको खेलने में बहुत इंटरेस्ट है और घरवाले उसको खेलने के सामान ही नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो उसकी रुचि क्या होगी? प्रभावित होगी आर्थिक कारणों से। नंबर 2 है अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिंगिंग करना बहुत पसंद है और उसके घर से उस चीज़ के लिए उससे बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, नहीं सिंगिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, आप पढ़ाई करिए। तो अभिरुचि में अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वह उसको किस तरीके से ले रहे हैं। और यदि किसी बालक को सिंगिंग में इंटरेस्ट है और उसके घर वाले बोलते हैं हाँ, अच्छी बात है, आप इसी में फ्यूचर बनाइए, तो उसके इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है अवधान या ध्यान केंद्रित ना होना। मान लीजिए कोई बालक है, उसको एक चीज़ में ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पाता और वो किसी एक चीज़ को करने में रुचि नहीं लेता, उसको बहुत सारी चीज़ें करता है, किसी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं रह पाता, तो इससे भी रुचि के निर्माण में प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है कमज़ोर स्वास्थ्य एवं थकान का प्रभाव। क्योंकि बच्चा है उसका अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य है उसे और वीकनेस है, तो वो अपनी रुचि पे कार्य नहीं कर पाएगा, वह अपनी रुचि पर ध्यान नहीं दे पाएगा। क्योंकि पहले तो वो स्वस्थ ही नहीं है, वह स्वस्थ नहीं है तो वो सोच नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। और उसको मान लीजिए बहुत सारा काम पड़ता है, पूरे दिन बहुत सारा कार्य करता है, जॉब करते हैं, 12 घंटे जॉब करके, फिर वो अपनी इंटरेस्ट उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है और कोई व्यक्ति 12 घंटा जॉब करके 12 घंटे जॉब करके और आएगा तो उसके बाद उसके पास ये नहीं होगा कि हाँ, फिर उसके बाद वो सिंगिंग कर पाए। थकान के बाद वो ये कार्य नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं विद्यालय का कठोर वातावरण। मान लीजिए बच्चे को किसी और फील्ड में जाना है और कार्य करने हैं और विद्यालय का वातावरण ऐसा है कि सिर्फ़ वहाँ पढ़ाई में ध्यान दिया जाता है और बहुत सारी एक्टिविटी नहीं कराई जाती हैं, किसी एक्टिविटी में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसकी रुचि का निर्माण बालक के विद्यालय के वातावरण से भी पड़ेगा और उससे भी प्रभावित होगा। उसके बाद जी, सेकंड मिस्टेक है अवधान या ध्यान केंद्रित ना होना। बालक को किसी विषय पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ये भी इसी वजह से हो सकता है, मान लीजिए उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इस वजह से भी इस चीज़ में बालक का फ़र्क पड़ सकता है कि वो ध्यान केंद्रित ना हो पाए। इसके बाद हम रुचि के महत्व को देखते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहाँ रुचियों का निर्माण तथा उनका
किसी भी स्कूल में यदि बच्चे को सही गाइडेंस दी जाए तो वह अपनी रुचि का अच्छे से निर्माण कर सकता है, अपनी रुचि का निर्माण करेगा और विकास करेगा अपनी चीज़ों पे, आदतों पे। जैसे कि हमने अर्जित अभिरुचि बताई थी, वो बालक को विद्यालय में बहुत ज़्यादा विकास होती है। अर्जित अभिरुचि है तो विद्यालय में जैसे खेल-कूद के माध्यम से उसको एक नई रुचि में नई चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि फुटबॉल खेलने में आज इंटरेस्ट आया। फुटबॉल खेला तो उसको अच्छा लगा, उसके बाद उसकी वह रुचि बन जाती है। तो इसमें स्कूल का भी बहुत अधिक स्थान होता है। नंबर 2 साहित्य सभी समिति साहित्य गतिविधियाँ जैसे साहित्य उत्सव में रुचि लेते हैं। यदि विद्यालयों में ये सारी चीज़ें मनाई जाएँगी, कवि सम्मेलन होंगे तो बच्चा क्या करता है, उसमें भी इंटरेस्ट लेने लगता है। शिक्षा छुआछूत को मिटाने, विश्व बंधुत्व की भावना के बढ़ाने तथा सामाजिक सेवा की भावना की जागृति में रुचि उत्पन्न कर देती है। मान लीजिए किसी विद्यालय में है और बहुत ज़्यादा छुआछूत होती है तो बालक के अंतर वही भावना रहेगी। बालक वैसे ही समझेगा हाँ, इनको नहीं छूना है। और ये विद्यालय में सभी लोग एक आते हैं और सामाजिक सेवा की भावना जागृत करते हैं तो बालक को भी ये इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, सभी के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, सभी से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इस प्रकार बालकों में विभिन्न प्रकार की रुचियाँ उत्पन्न करने के लिए उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों को ये जानकारी देना भी आवश्यक होता है। बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए जीवन पर्यंत विकास होता है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं तभी रुचि उत्पन्न होगी, ये रुचि कभी भी उत्पन्न हो सकती है। छात्रों को कई प्रकार के कार्यों को बताकर या उनसे किसी प्रकार की रुचि पत्र दिखाकर जान सकते हैं। मान लीजिए किसी अच्छी चीज़ का चित्र दिखा दिया, किसी अच्छे वातावरण का, बहुत सारी हरियाली है और नदी है, तालाब है तो उनको उस चीज़ में उस जगह जाने की एक इच्छा जागृत होगी अंदर से कि हाँ, हमें उस जगह जाना है और वो देखना है। वो कैसे रुचि जागृत हुई, हमें उस चीज़ को दिखाकर उस बच्चे ने जब वो देखा, समझा, तो उस चीज़ में उसको रुचि जागृत हुई। देखते हैं कि शिक्षा में हम कैसे बालक की रुचि जागृत कर सकते हैं। पढ़ाते समय के अंदर जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग करके हम जैसे कि हमेशा बात करते हैं ऑडियो और पीपीटी करके पढ़ाने की, तो ये सारी चीज़ें और किसी भी सामग्री को दिखाकर पढ़ाना, इस सब चीज़ों से बालक के अंदर एक इच्छा जागृत होती है उस चीज़ को जानने की, समझने की कि ये कैसे कार्य करता है। मान लीजिए हम चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण पढ़ा रहे हैं और हमने उसको पूरा एक ऐसा मॉडल बनाकर दिखाया जो घूम के पूरा वर्क कर रहा है, तो बालक को देखने में इंटरेस्ट आएगा और वो देखकर ही सीख जाएगी। नंबर 2 शिक्षण की उपयुक्त विधि का प्रयोग करके मान लीजिए हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, बालक व्याख्यान विधि के माध्यम से वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको क्लास बहुत बोरिंग लग रही है, तो हमको उस विषय के अनुसार उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए। कभी उनको फील्ड ट्रिप में ले जाकर समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और कभी किसी भी चीज़ का उपयोग करना, कभी प्रैक्टिकल करके देखिए आप कैसे सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके पढ़ाने से बालक के अंदर एक रुचि जागृत होती है कि हाँ, हम वहाँ गए थे, ज़ू गए थे तो हमने इस जानवर को देखा था, ये ऐसे कार्य कर रहा था। तो वो एक ऑब्ज़र्व करके सीखता है बाहर प्रकृति से, इसलिए हमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक विधि से यदि बालक को पढ़ाते हैं, तो बालक बोर हो जाता है तो उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, कक्षा वातावरण भी बहुत बोरिंग हो जाता है, तो कक्षा में भी पढ़ने में कोई रुचि नहीं रहती और वो कक्षा में पढ़कर 4 दीवारों के अंदर उसको
जितना ज़्यादा वो सीख सकता है उतना वो कक्षा में नहीं सीख सकता है। उसके बाद स्पष्टता होनी चाहिए इस छात्र को उस काम करने में रुचि ले। हम जिस विषय को या जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो पहले हम उसको उद्देश्य बताएँगे कि इसका कार्य हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, अपने निजी जीवन में इसका प्रयोग कैसे ला सकते हैं, व्यवहारिक जीवन से कैसे इसको जोड़ के हम इस कार्य कर सकते हैं। यदि पढ़ रहा है, किसी को पढ़ रहा है और उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाएगा, तो कार्य करने में ज़्यादा रुचि लेगा। मान लीजिए हमने बता दिया कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो यदि हमने उसको बताया तो वो उतनी जल्दी सीख नहीं पाएगा और यदि हमने उसको बाहर ले जाके पौधों पे, पत्तियों पे एक कह देंगे कि पॉलीथीन लगाओ, इसमें देखिए ये पानी की बूंदें आ गई धूप की वजह से, तो वो उस कार्य को सीखेगा तो उसकी वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा और उस कार्य में एक उसको उद्देश्य पता चल जाएगा, हाँ, इसका क्या उद्देश्य है, हमने क्यों पढ़ा कि पानी का जो पानी होता है उसको सूर्य एक खींच लेता है पत्तियों से, इसलिए मुरझा जाती है। जब उसको उद्देश्य पता होगा तो वो ज़्यादा मन लगा के और बहुत अच्छे से पढ़ेगी। फिर उसके बाद देखते हैं विषय वस्तु की उपयोगिता बताकर भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि उसको उपयोग बता दीजिए। जैसे उन्हें किसी भी कार्य को करना है तो हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का उनको प्रयोग बताया गया कि हाँ दैनिक जीवन में इसका ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, तो बच्चा ज़्यादा मन लगाकर पढ़ेगा और ज़्यादा अच्छे से सीख जाएगा। उसके बाद आता है उच्च आदर्शों का ज्ञान करा के बच्चों के अंदर जिज्ञासु प्रगति के होते हैं, तो उनको यदि हम कोई भी कार्य उनको एक आदर्श के रूप में बताते हैं कि हाँ ये ऐसा कार्य करते थे, उनको उन्होंने ऐसा किया, तो बालक की एक उत्सुकता पैदा होती है और एक इच्छा होती है कि हाँ उन्होंने किया तो हम भी ऐसा करेंगे और हम भी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। जैसे ये कार्य करो तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे और उन्होंने ऐसा कार्य किया था जो महान पुरुष थे, जैसे हम लोग बताते हैं कि भव्य पैर से थे ये और हम किसी आदर्श को बच्चा आदर्श मानता है जिनकी उससे जोड़कर यदि हम बताते हैं तो बालक वो कार्य करने में ज़्यादा रुचि लेता है और ज़्यादा अच्छे से करता है। छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी मान लीजिए हमने किसी बच्चे की रुचि जाननी है और रुचि विकसित करनी है, कैसे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा छात्र के कि पहले तो उसकी मानसिक स्थिति जाननी होगी, कैसा है, उसकी बैकग्राउंड से कहाँ से आता है, उसकी मनोदशा कैसी है, इसके बारे में छात्र के अंदर रुचियां जागृत कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रुचि का मापन कैसे किया जा सकता है। सामान्य या अव्यावसायिक रुचि का मापन और नंबर 2 व्यावसायिक रुचि का मापन। जैसा कि अभी हमने बताया था कि सामान्य में हमारी शैक्षिक अभिरुचि भी आ जाती है, कार्य करने की रुचि किसी और व्यवसायिक अभिरुचि में हम उस रुचि को जोड़कर पढ़ सकते हैं जिस अभिरुचि में हम धन अर्जन करने के लिए जैसे वकील है धन अर्जित करता है तो वो उन अभिरुचि को हम व्यवसायिक अभिरुचि के अंतर्गत रखते हैं। बालकों में रुचि मैम जो ये व्यवसायिक अभिरुचि का मापन है तो ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुसार दिया है, तो उनका सबका एक एक पॉइंट बता दें क्या? आपको जैसा ठीक लगे आप आज प्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ओके। जैसे सामान्य रुचि का मापन हम व्यक्ति के सामान्य जीवन एवं शैक्षिक परिस्थितियों में संबंधित रुचियों का मापन हम प्रायः जांच सूची, प्रश्नावली, लेखन कला के द्वारा माप सकते हैं। हमें किसी व्यक्ति को हमने प्रश्नावली दे दी और उससे कहा इसको फिल कर दीजिए, तो हम उसकी रुचि का अंदाजा या
अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को किस चीज़ में रुचि है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने कुछ कार्य करने के लिए दिया और वो उसने कार्य जितनी परफेक्ट रूप से किया, तो उसके अनुसार भी हम सामान्य अभिरुचि का मापन कर सकते हैं कि इसको किस विषय में अभिरुचि है, ये कार्य कौन-सा कार्य जल्दी कर रहा है। जो कार्य जल्दी कर रहा है, तो उस कार्य में इसको रुचि होगी। दूसरा है व्यावसायिक अभिरुचि का मापन। व्यावसायिक अभिरुचि के मापन के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने-अपने मत दिए हैं। जैसा कि स्ट्रॉन्ग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र उन्होंने बनाया था। उसमें इन्होंने स्ट्रॉन्ग ने 420 पद दिए थे, 420 क्रियाएँ दी थी उन्होंने, जिसमें बच्चों को दिखाकर यह पूछा जाता था कि यह क्या करना चाहते हैं, जिससे उनकी रुचि का पता चलता है। यदि बालक ने कुछ कार्य करने को दिया और यदि उस बालक ने व्यवसाय से जोड़कर उसका उत्तर दिया, तो ये माना जाता था कि उसकी रुचि व्यवसायिक अभिरुचि में ज़्यादा है। और यदि उसने सामान्य रूप से उत्तर दिया, तो ये माना जाता था कि उसकी अभिरुचि सामान्य अभिरुचि है, व्यावसायिक अभिरुचि नहीं है। कुडर ने प्राथमिकता पत्र के अनुसार परीक्षण दिया है। इन्होंने अपने व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यक्तिगत कार्य से संबंधित कार्य को बताया है। अपने मापन पत्र में इन्होंने बहुत सारे कॉलम दिए हुए थे और उसमें इन्होंने सबको अलग-अलग कार्यों को बताया और बालक जिन कार्यों को पसंद करता है, यदि वो कार्य औद्योगिक अभिरुचि से संबंधित हैं, तो ये मानते थे कि बालक को औद्योगिक अभिरुचि है, व्यावसायिक अभिरुचि है, औद्योगिक क्षेत्र में यदि करता है तो। जीस्ट ने भी इन्होंने एक चित्र का रुचि सिद्धांत दिया है। इन्होंने 11 सामान्य क्षेत्रों में रुचि या 11 क्षेत्र लिए थे इन्होंने रुचि के परीक्षण के लिए। लिपिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय, अनुनयात्मक, संगीतात्मक, बाह्य, गुणात्मक, समाज सेवा। ये 11 विषय लिए थे इन्होंने। फिर इसके बाद हम आते हैं रुचि को उत्पन्न करने वाली विधियों में। बालक के अंतर्गत हम कौन-कौन सी विधि से रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? निरीक्षण आदि के अवसर देकर कार्य में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि किसी बालक को करके सीखने देंगे तो उसके अंतर्गत उसको ज़्यादा रुचि उत्पन्न होती है। शिक्षक को खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी बालक को खेल के द्वारा पढ़ाते हैं तो उसको शिक्षा में ज़्यादा रुचि उत्पन्न होगी। उसको जिस विषय जो चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीज़ वो अच्छे से समझ पाएगा। खेल-खेल के माध्यम से सीख जाता है। उसको ये भी नहीं लगता कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझ पे बोझ है और वो आराम से उन चीज़ों को सीख जाता है। शिक्षक को उन्हें भ्रमण के लिए ले जाकर रुचि को विकसित करना चाहिए। जैसे अभी हमने ज़ू का एग्ज़ाम्पल दिया कि यदि हम किसी ज़ू में बालक को ले जाते हैं तो सारे एनिमल्स को देखता है तो उनके कार्य प्रणाली को देखता है, वो कैसे खाते हैं और कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, तो वो जल्दी सीख जाता है देख के। बल्कि यदि हम उसको बताएँगे कि चिड़िया ऐसे घोंसला बनाती है, ऐसे रहती है, तो वो उतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा। यदि हम उसको चिड़िया का घोंसला दिखा देंगे, तो उसको रुचि ज़्यादा होगी और वो जल्दी सीख जाएगा। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर संबंध में जोड़कर उसको रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। जो बालक जानता है, उसके थ्रू बालक को जो नहीं जानता वहाँ तक ले जाना चाहिए। बालक यदि हम उसको ऐसी चीज़ पढ़ाएँगे जो जानता ही नहीं है, तो उसको वो चीज़ पढ़ने में कोई भी रुचि का अनुभव नहीं होगा और ना वो पढ़ने में अपनी रुचि दिखा पाएगा। यदि हम बालक को जो वो जानता है, उसके थ्रू फिर आगे हम बताने की कोशिश करेंगे, तो वो जल्दी रुचि जल्दी सीख जाएगा और उसको बोरिंग भी नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं आती मुझको या मैं ये चीज़ नहीं सीख सकता। ये रुचि उत्पन्न करने में भाटिया ने एक परिभाषा दी है। भाटिया के अनुसार बालकों की रुचि का मुख्य आधार उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः इस प्रवृत्ति को जागृत रखने और शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जो हम रुचि उत्पन्न करते हैं, तो उनकी मेन रुचि तब उत्पन्न होती है, उनकी जिज्ञासा होती है अंदर। यदि हम उनकी जिज्ञासा को शांत कर पाते हैं, तो
उनको उस चीज में रुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि देखा होगा, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस चीज को जानना चाहते हैं, उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मान लीजिए हमने बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 10 क्वेश्चन करेगा। हम घूमते तो नहीं है, ये ऐसा है, और हम लोग चिपके हुए क्यों है पृथ्वी से, हम लोग तो क्यों नहीं गिरते हैं यदि पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये बालक इंटरेस्ट ले रहा है, तभी इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है। उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति जागृत होती है। यदि वह किसी विषय में अपनी इच्छा जागृत करता है तो जरूर उस विषय में रुचि ले रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं रुचि का आधार क्या क्या होता है, किस आधार पर रुचि का निर्माण होता है। नंबर 1, इच्छा। यदि किसी बालक को किसी कार्य करने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कोई भी कार्य या कोई भी आगे कुछ भी कार्य नहीं करेगा। और यदि उसको अंदर से पढ़ने की इच्छा है मान लीजिए, तो तब तो वो सीख सकता है और रुचि उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यदि अंदर से उसको इच्छा ही नहीं है किसी कार्य करने की, तो वो किसी भी विषय में या किसी भी कार्य को नहीं सीख सकता। इच्छा एक महत्वाकांक्षी आधार है, जिसमें मान लीजिए कि कोई एक बालक है और उसको उपन्यास पढ़ना चाहता है, लेकिन वह उसकी क्यों पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर ये स्टोरी है और उसको किसी ने पहले से बता दिया, उसकी वो नॉवेल बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर एक रुचि उत्पन्न हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई, तब उसने उपन्यास पढ़ने की उसके अंदर लालसा जागृत हुई। हाँ, हमें ये पढ़ना है क्योंकि हम उसको पहले से उस स्टोरी को जानने की इच्छा है। हाँ, हमें इस कहानी को जानना है। आवश्यकता, मान लीजिए हमें किसी भी चीज की नीड है, तब हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट ले सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमें यदि किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तो हम वो कार्य करेंगे ही नहीं। हमें जॉब की अगर आवश्यकता नहीं है तो हम ज्यादा तैयारी नहीं करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। तो हमें बहुत सारी हमारी रुचियों का आधार आवश्यकता होती है। ब्रिज ने कहा है, कुछ आवश्यकताएं जीव विज्ञानी होती हैं और कुछ निसंदेह वंशानुगत होती हैं। इसके विपरीत कुछ आवश्यकताएं जन्मजात होती हैं और बिना किसी संदेह के प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कुछ आवश्यकताएं तो ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, कुछ आवश्यकताएं वंशानुगत होती हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कुछ आवश्यकताएं नहीं, कुछ रुचियां ऐसी होती हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जन्म लेती हैं। उसके बाद देखते हैं मनोभाव। मनोभाव मानसिक प्रक्रिया का प्रभावशाली पक्ष है। कभी कभी लोगों में मनोभाव और रुचियों में भ्रांति पैदा हो जाती है कि मनोभाव और रुचियां सेम हैं। ऐसा नहीं है। मनोभाव मस्तिष्क की आर्थिक दशा है और रुचि मस्तिष्क की स्थिर दशा है। मनोभाव में को कष्टदायक और आनंददायक दोनों हो सकते हैं, किंतु रुचि सदैव आनंददायक ही होती है और इतने पर ही रुचि का अस्तित्व मनोभाव से अलग निर्भर होता है। जैसा कि हम सोचते हैं, हाँ मन में हमारी इच्छा है तो रुचि भी वही होगी क्या? इच्छा या मनोभाव हमारे बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि रुचि कुछ समय के लिए स्थिर होती है। वो कार्य करने में हमें आनंद आता है, और बल्कि ऐसा नहीं है कि हमें जो मन में विचार आए वो हमेशा ऐसे ही हो कि जो आनंद ही दें। उसके बाद है संप्रयोजन गतिविधि और शिक्षा। संप्रयोजन गतिविधि में यह मानवीय मन का स्वभाव है कि वह सब प्रकार की गतिविधियों का एक निश्चित प्रयोजन देखता है। किशोर भी इसके प्रति सजग रहते हैं, भी काम नहीं करना चाहते जिसका प्रयोजन अनिश्चित हो या उनसे बहुत दूर हो। वो ऐसा कोई कार्य, कोई भी व्यक्ति है ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहेगा या ऐसी रुचि नहीं विकसित करता जो बहुत दूर है या जिसको पाना या जो कार्य करना बहुत मुश्किल है। ऐसी रुचियां जागृत नहीं करता है। शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति को हमेशा ये लालसा होती है कि हमें शिक्षित होना चाहिए। हमारी
जो रुचि भी निर्धारित होती है वो हमारी शिक्षा के अनुसार होती है। हमने यदि पढ़ा तो हमारी रुचि उस क्षेत्र में ज़्यादा होगी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जिस विषय को ज़्यादा जानते हैं तो हमें उस विषय में रुचि जागृत होती है। तो हमारी रुचि का आधार शिक्षा भी हो सकती है। उसके बाद आदत, यदि हम किसी कार्य करने की जो आदत है और हमारी रुचियों में आदत का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। हमें सुबह उठना और रात को जल्दी सोना यदि किसी की आदत है तो बहुत अच्छा होता है, कहते हैं सुबह उठना। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा रुचियों पर आदत का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा, हमारी ऐसा नहीं है कि हम बहुत कमज़ोर वर्ग से हैं और हमारी रुचि बहुत बहुत हाई-फाई काम करने में हो, या हमारी जो रुचियाँ भी होती हैं ना, वो हमारे अकॉर्डिंग होती हैं। हम जिस अनुसार सोचते हैं, जिस अनुसार कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही हमारी रुचियाँ भी जागृत होती हैं, यह रुचियों का निर्माण होता है। अगला है पर्यावरण। हम जैसे पर्यावरण में रहते हैं, हमारी रुचियाँ भी वैसी होती हैं, हमें वैसा ही पसंद होता है। मान लीजिए हम बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो हमें गर्म प्रदेश में आकर रहना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी रुचि ऐसी नहीं होगी कि हम गर्म प्रदेश में जाएँ, और हमारी रुचियाँ ऐसी होंगी कि जैसा हम जिस अनुकूल वातावरण में रहना पसंद करते हैं, हमारी रुचि भी वैसी अनुकूल वातावरण के अनुसार ही हम बनाएँगे। इसके बाद प्रतिभा, हम किस स्तर पर हैं, किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इस अनुसार भी हमारी रुचि जागृत होती है। पूनम, यस मैम। बेटा आप प्रेजेंटेशन करें तो प्रेजेंटेशन का एक मुख्य बिंदु ये भी होता है कि हमें समय का ध्यान रखना चाहिए। वो उस समय का जो टाइम लिमिट होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए प्रेजेंटेशन को, कि वो भी इफेक्टिव बनाता है प्रेजेंटेशन को। तो आप ये बताओ अभी आपका कितना बाकी है इसमें? पता में लास्ट है। ओके। ये आयु भी डिपेंड करती है हमारी रुचियों पे। यदि हम छोटे आयु वर्ग के हैं तो हमारी रुचियां अलग होंगी, और यदि हम बड़े आयु वर्ग के हैं तो हमारी रुचियां अलग होंगी। हो गया मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। हाँ पूनम, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया आज हम सभी को अभिरुचि समझाने का। बेटा लेकिन कुछ आज मुझे लगा शायद समर वेकेशंस के बाद ये पहली प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा आप लोग का तारतम्य जो थोड़ा सा टूट गया उसको फिर से आप लोग थोड़ा जोड़ लो, फिर से थोड़ा सा रिवीजन की तरफ बढ़ो। बाकी पूनम आपने सब बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ चूंकि हम लोग का प्रेजेंटेशन चल रहा है तो मुझे ये आपने जो जैसे स्लाइड्स बनाई ना, कुछ थोड़ी सी मुझे कमियां लगी। जो जैसे स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स हमारी कंसाइज होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, लेकिन जैसे आप कुछ समझा रहे हो तो उसके जो पिन पॉइंट्स हैं जो वो आपने कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे लगे आज के प्रेजेंटेशन में। आप हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मिसिंग लगा। और एक बात और कहनी थी, डिवाइड किया था, सिर्फ उनके नहीं डाले थे हमने, एक जगह के बस पॉइंट नहीं डाले थे जो 3 प्रकार। अभी आप सजेशन सुन लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ओके मैम। ठीक है, क्योंकि हम आगे टीचर एजुकेटर बनने वाले हैं और हमारा प्रोनाउंसिएशन ही अच्छा नहीं होगा तो वो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस को घटा देता है। बाकी टाइम का मुझे था कि सभी बच्चे, सिर्फ पूनम के ही नहीं है, सभी बच्चे आप सभी को प्रेजेंटेशन पे भाषण करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ अच्छा समझाना नहीं, बल्कि गिवन टाइम पीरियड में आप कितना इफेक्टिव तरीके से किसी कंटेंट को पढ़ा सकते हो, तो इसको भी देखा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, और जो भी सजेशन दिए गए हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उस पर वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूनम ही, नहीं स्कूल मैंने देखा कुछ जैसे आप समझा ना, एक आप वर्ड्स बता रहे थे जिसमें आप बता रहे थे किस तरीके से कार्ड्स बताए जाते हैं, अगर कोई कार्य करते हुए दिखाएगा तो उसी को आप थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दो अपने स्लाइड्स में, या और कुछ जगह मैंने देखा जहाँ पर आप कुछ कह रहे थे कितने वर्ड्स हैं या कुछ है, तो उसको आप थोड़ा सा मेंशन कर दो, क्योंकि जैसे जब हमारे सामने स्लाइड रहती है ना तो हमारा फोकस उसी पर रहता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्लाइड्स वही है लेकिन हम क्या करें, इलेबोरेट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी स्लाइड्स पे मटेरियल कुछ और है, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है। बस मुझे ये कहना था। बाकी पूनम बहुत अच्छा
बहुत अच्छा स्लाइड्स भी प्रिपेयर की है, बहुत थोड़ा सा कमी है, कोई बात नहीं, कमी उसको पूरा किया जाएगा, सीखा जाएगा, ये सीखने का ही समय है। तो इसी के साथ आज हम एंड करते हैं, फिर नए प्रेजेंटेशन के साथ और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ हम फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।